नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसमें जो जीके जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और साथ में करंट भी बात करेंगे। आइए, यहाँ पे प्रश्न दिया है आईएसडीएन की अगर बात करते तो एक जो है क्या है, तो एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है। ठीक है, एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है आईएसडीएन। तो इसका पूर्ण रूप पूछा है, तो पूर्ण रूप की जब बात आती है तो आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर जो है लगभग कितनी रही थी? तो ये जो रही थी, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 17.64। टोटल रही थी 17.69% रही थी। यहाँ पे 17.64 दिया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में, तो लॉर्ड मेयो थे। अगर बात करते हैं नियमित रूप से जो है कब स्टार्ट हुई थी, मतलब नियमित जनगणना 10 वर्ष के बाद कराई जाएगी, तो ये लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कब स्टार्ट हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में। अब यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि जो है नियमित रूप से किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई, तो लॉर्ड रिपन के। और यहाँ पे जो है इस बार की जो 2021 की जनगणना है वो पूर्ण करने की जो कहा है भारत सरकार ने कि 2027 तक पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं 1991 और 2001 के बीच की अगर देखें तो इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 21.54 जो है वृद्धि दर हुई थी। अगर बात करते हैं 2001 और 2011 के दौरान देखें 10 वर्ष में, तो 17.69% ही रह गई। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, देखिए ये प्रश्न बहुत भारी है लेकिन बहुत सरल प्रश्न है। भारत के संविधान को उद्देशिका मतलब प्रेम्बल प्रस्तावना की बात हो रही है। ठीक है, में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे पूछा, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रेम्बल है वो किससे स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम दे दिया है, तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा हम भारत के लोग, तो ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे जो 3 शब्द आए हुए हैं। ठीक है, एक तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और एक शब्द जो है अखंडता। तो ये तीनों शब्द की अगर बात करते हैं हम, तीनों शब्द की, तो ये जो है एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। कब का है? तो 1976 का। इसके द्वारा जो है अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये शब्द जो है जोड़े गए थे। किसमें? तो उद्देशिका में। किसमें जोड़े? उद्देशिका में जोड़े गए थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अभी तक जो है प्रेम्बल में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल जो है एक संशोधन हुआ है जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, इसी के द्वारा क्या किया गया, इसी के द्वारा जो है कौन से मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। ठीक है, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए, याद रखिए, इसी जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसके अलावा बात करते हैं स्वतंत्रता की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर बात करते हैं ये जो है हमारी उद्देश्य है, इसको जो है अंगीकृत, जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तो ये सब चीज़ें बोल के अंगीकृत किया गया था। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, और कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। और जो उद्देशिका है उसको जो है कौन से प्रस्ताव द्वारा उद्देशिका बनाया गया, तो यहाँ पे जो बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था किसके द्वारा, तो जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसी को नाम परिवर्तित करके उद्देश्य का रखा गया है। तो इतनी चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको लघु संविधान भी बोला जाता है।
आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त को हीम या हेम का भाग है। मतलब मानव रक्त के जो हीम या हेम बोला जाता है उसका भाग है, तो ये जो है लोह है। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था। तो ये जो था अवंती नहीं था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो थे सभी थे। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है महाजनपद दिए, राजधानी दी है। तो अंग की तो है चंपा। ठीक है, अवंती की उज्जैनी, मगध की जो है राजगृह, और कौशल की जो है श्रावस्ती, वत्सी की कौशाम्बी, और काशी की वाराणसी। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है। तो ये जो है कौटिल्य को दिया जाता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखी है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है। तो तीनों नाम याद रखिएगा। तो ये जो श्रेय जो है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र आप इकोनॉमी से मत समझ लीजिएगा, इसमें राजनीति की बात की गई है। ठीक है, ये इकोनॉमी से संबंधित नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की है। अगर रत्नावली की बात करें तो हर्षवर्धन की है। ठीक है, इंडिका की बात करें तो मैक्थनीज की है, और मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। मेघालय में मनाया जाता है, और मेघालय अभी चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में आइए बात करते हैं। तो मेघालय की बात करते हैं तो 39वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे, 39वें राष्ट्रीय खेल 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 में जो होंगे वो मेघालय में ही आयोजित किए जाएंगे। ये घोषणा जो है कब की जाती है। तो ये घोषणा 14 फरवरी को की जाती है, 14 फरवरी 2025 में। ठीक है, कब की जाती है। तो 14 फरवरी को जो समापन हो रहा था 38वें राष्ट्रीय खेलों का। ठीक है, समापन उत्तराखंड में होता है, क्योंकि उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए, इसका समापन कहाँ हुआ। तो नैनीताल में हल्द्वानी में हुआ है। ठीक है, हल्द्वानी में इसका समापन हुआ है। और समापन के समय मुख्य अतिथि कौन थे। तो अमित शाह जी थे, जो अपने गृह मंत्री हैं। और समापन के समय ही जो है मेघालय को ये दिया गया, मतलब सौंपा गया जुम्मा कि जो है 39वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित होंगे वो अगली बार 2027 में मेघालय में आयोजित होंगे। ठीक है, ये जो है दिया गया। और ये जो है घोषणा किसने की। तो हमारी जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT उषा जी, उन्होंने ये घोषणा की है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना। अगर आपने 38वें राष्ट्रीय खेलों की वीडियो नहीं देखी है स्पेशली, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो ये जो है रेणुका झील नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, और अब पूछ लिया जाए कि ये जो है रेणुका झील है जो रामसर स्थल में शामिल है। ठीक है, रामसर स्थल में शामिल है, और इसकी एक खास विशेषता ये कि ये जो है सबसे छोटी स्थल है, सबसे छोटा स्थल है, सबसे छोटा स्थल। ठीक है, सबसे छोटा स्थल है। अगर पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो सुंदरवन आर्द्रभूमि है। अगर पूछ रहा है सबसे पहले जो है कौन सी आर्द्रभूमि शामिल की गई थी, तो चिल्का झील को शामिल किया गया था, जो उड़ीसा की है, इसको शामिल किया गया था रामसर स्थल में। अगर पूछ रहा है रामसर स्थल वर्तमान में कितने हो चुके हैं, तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि रामसर वर्तमान में कितने हो चुके हैं। मैक्सिमम अगर पूछ रहा है कौन से राज्य में, मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में हो चुके हैं। आपने अगर रामसर स्थल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा किया है, और कौन से कहाँ पे स्थल है, कितने स्थल हो चुके हैं, इनके सबके बारे में चर्चा किया। आपको एक प्रश्न बताना है कि रामसर स्थल वर्तमान में भारत में कितने हो चुके हैं, ये बताना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, एनी बेसेंट है। ठीक है, 1916 में होती है। अब आपको बताना है, ये तो मद्रास में संबंधित है। अब बताना है पुणे से संबंधित कौन है। ठीक है, पुणे में किसने की थी। और अगर बात करते हैं अभी सरोजिनी नायडू जी की, तो इनका नाम अभी चर्चा में क्यों आया था। अगर आप मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो इनका नाम इसलिए चर्चा में आता है कि इनको 13 तारीख में
इनका जो 13 तारीख में क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को, और इनका जन्म हैदराबाद में होता है, हैदराबाद में, इसलिए इनका चर्चा में आया था। और ये जो है इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भारत की पहली महिला, ठीक है, भारत की पहली महिला जो रही थी गवर्नर रही हैं, ठीक है, भारत की पहली महिला गवर्नर है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है इनको, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है पहली महिला गवर्नर रही और कहाँ की नहीं थी, तो यूपी की। अब यूपी की क्यों नहीं, देखिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जब यूपी और उत्तराखंड संयुक्त था तब रही थी, ठीक है, याद रखिए। और उत्तराखंड 2000 में अलग हो जाता है, इसलिए जो अब नहीं कहा जा सकता कि यूपी की रही हैं, अब यही कहा जा सकता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं, ठीक है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि अभी 14 तारीख में अगर बात करते हैं, 14 तारीख में जो सुषमा स्वराज हैं, ठीक है, सुषमा स्वराज, इनका भी चर्चा में आया था। इनका जो जन्म होता है वो अम्बाला में होता है, ठीक है, अम्बाला में। अब इनका क्यों चर्चा में, क्यों इनका जन्म 14 फरवरी में होता है। अब 14 फरवरी सुषमा स्वराज जी का आपका नाम याद रखिएगा, ये जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं सुषमा स्वराज जी की, तो ये जो है पहली महिला विदेश मंत्री रही हैं, विदेश मंत्री रही हैं। और उसके बाद बात करते हैं जो दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है, उसमें पहली महिला जो है सीएम रही हैं, सीएम भी रही हैं, तो याद रखिएगा इसलिए। और दिल्ली अभी चर्चा में, आपको कमेंट करके बताना है दिल्ली में जो है अब कौन जो है सीएम बनेंगे, आपको कमेंट करके बताना है। तो इतनी चीज़ आपको इसके बारे में करंट की भी याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है डेंगू ये कारण होता है, तो डेंगू किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है। यहाँ पे दिया है डेंगू विषाणु के कारण होता है, मलेरिया जो होता है परजीवी, और हैजा जो होता है जीवाणु, और पोलियो जो होता है विषाणु, और निमोनिया जो होता है जीवाणु, और जो होता है टिकटेनस जो होता है वो जीवाणु से होता है। तो याद रखिए ये जो है बीमारियां पूछी जाती हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है जातीय भाषाई समुदाय बोडो, जो बोडो है वो निम्न में से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है, तो कौन से राज्य में, तो ये गुजरात में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसमें आबादी जो है लाख से अधिक नहीं है, तो ये जो है 20 लाख से अधिक नहीं होगी, उसमें नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पंचायतों की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 243 ए में तो ग्राम सभा की बात की गई, 243 बी में जो है पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है। 243 सी की बात करें तो पंचायतों की संरचना की बात की गई। जो लॉर्ड रिपन थे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इनको, रिपन जी को याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं पंचायतों का गठन, अगर बात करते हैं तो इसमें जो है अनुच्छेद 40 में बात की गई है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में बात की गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है 9 संबंधित है, भाग कौन सा संबंधित है, 9 है। और इसको जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जोड़ा गया। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो इसकी बात जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपने पॉलिटी की मेरी क्लासें नहीं देखी है, मैंने संपूर्ण कोर्स कराया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐसा संबंधित है जो 6 वर्ष के बच्चे, उसके पहले की अगर बात करते हैं 6 से पहले के बच्चे जो हैं, 6 वर्ष के पहले के बच्चे, उनमें जो है प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था की देखरेख के लिए कौन सा अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, ये बताना है। तो यहाँ पे 42 दिया है, 45 दिया है, और 43 दिया, 44 दिया है। तो ये जो है कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर
वी वाला हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर वी वाला अनुच्छेद 45। उसके अलावा अगर बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अगर बात करते हैं तो जो है 6 से 14 वर्ष के, तो ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 21 का में की गई है। कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का, उसके द्वारा की गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, और 6 से कम वर्ष जो बच्चे होंगे उनको जो है अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। न्याय संगत और जो है मानवोचित दशाओं के लिए अनुच्छेद 42 संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 43 में जो है कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 44 में जो है किसकी बात की? यूसीसी की बात की गई है। और सबसे पहला देश का राज्य कौन सा बन गया है यूसीसी लागू करने वाला? तो उत्तराखंड बन गया। कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया। यूसीसी लागू हो गया 27 जनवरी से, इसमें याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर बात करते हैं इसमें अनुच्छेद, ये टोटल जो अनुच्छेद हैं वो किस में आते हैं सभी? तो ये जो है डीपीएसपी में आते हैं। किस में आते हैं? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है, और अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है, ठीक है। ये डीपीएसपी के अनुच्छेद है। डीपीएसपी में अनुच्छेद ये पूछा जाता है, एक तो 48 अनुच्छेद पूछा जाता है, कृषि पशुधन की बात की गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 48A, तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद 50 में जो है किसकी बात की गई? अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 51 में, तो अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो यहाँ पे बताना है किस अनुसूची में शामिल है। यहाँ पे 12वीं दिया है, 7वीं दिया है, 8वीं दिया है, 10वीं दिया है। तो इसकी बात करते हैं तो ये जो शामिल है, ये तीनों सूचियों की जब बात आती है तो आपको ये वाली सूची याद रखना है, 7वीं अनुसूची। ये तीनों अनुसूचियों का बात जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन की बात की गई, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात की गई। उसके बाद बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो राजभाषा की बात की गई, राजभाषा की। इसमें कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कमेंट करके बताना है कि जो है ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अब आपको बताना साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगर आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा। आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ याद रखना है, अभी हम बताएंगे। इसमें जो है राजभाषा में अगर बात करते हैं 22 भाषाएं होती है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, कुल मिला के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो 12वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो 1992 का है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके द्वारा क्या जोड़ा गया? तो उसके द्वारा जो है 1992 का है, ये जो है इसमें जोड़ी गई 74 में 12वीं अनुसूची, और 73 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके अलावा बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, उसके द्वारा। और बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 1985 का। तो ये जो है 4 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई? तो 12 अनुसूचियाँ होंगी, ठीक है। और भाग कितने? तो 22 भाग हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद हैं। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे जो है भी मैंने इतनी अनुसूचियाँ वगैरह कराई हैं, तो ये मैंने पॉलिटी का पूरा सिलेबस करा रखा है। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है, या आपने जो है वो क्वेश्चन वाइज वाली वीडियो नहीं देखी है पॉलिटी की केवल, तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो आपको कुल मिला के इतनी चीज़ें याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे दिया वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, पेरिस फ्रांस दिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड दिया है, यूके लंदन दिया है। तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। बाकी जो है अमेरिका भी चर्चा में, क्योंकि मोदी जी अभी यात्रा पर गए थे वो, और इसमें जो है अमेरिका ने F-35 जो है विमान, लड़ाकू विमान
भारत खरीदेगा अमेरिका से, ये सहमति हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं पेरिस फ्रांस, करंट का अगर बात करते हैं तो पेरिस में जो है एआई शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, एआई शिखर सम्मेलन हुआ है और इसकी सह अध्यक्षता जो है मोदी जी ने की है, सह अध्यक्षता जो है मोदी जी ने की है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहीं पे जो है बात करें फ्रांस में ही मार्सले शहर है, जो मार्सले, ठीक है, मार्सले शहर में क्या हुआ कि एक जो है दूतावास, ठीक है, वाणिज्य दूतावास जो है अपने भारत का उद्घाटन किया गया है। वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी ने किया है। ठीक है, और कौन से शहर में, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि अगला जो एआई शिखर सम्मेलन होगा, अगला जो होगा, अगला शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन, तो वो कहाँ होगा, अपने भारत में होगा। कहाँ होगा, तो भारत में। देखिए करंट के साथ जीके और जीके के साथ करंट पढ़ेंगे तब आपको जो है जीके जीएस की टेंशन नहीं रहेगी। तो आपको इतनी जो है करंट के भी प्रश्न याद रखने हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ी है 15,106 किलोमीटर जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, भारत की लगभग जो है 15,106 किलोमीटर जो है स्थल जो सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, पड़ोसी देशों से। कौन से स्थलीय सीमा देश हैं, तो इसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, इनसे सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।